हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं, टॉपिक हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया आपका जो टॉपिक है आज का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में 100% ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच जाएगा। आज का टॉपिक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, आप शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को अवश्य देखना। टॉपिक 100% आपको वीडियो के अंदर अंदर ही मैं याद करा दूंगा, बस आपको ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से समझना है। ध्यान लगा के अगर आप 10 मिनट अगर आप अपने खर्च करोगे तो गारंटी लेता हूँ एग्ज़ाम तक इस टॉपिक को कभी भी नहीं भूलोगे। तो बेटा, जितने भी आपके मोबाइल में जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी दोस्त हैं, सभी दोस्तों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और आप वीडियो को लाइक कर देना। चलिए समझो बेटा टॉपिक। देखो, हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज है वो किसने की है। तो देखो, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर ने की है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है वो कोलिकर ने की है। कोलिकर ने, यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक है, कोलिकर ने की है। कब की है? सबसे पहले 1857 में की है। अब एक बात आपको और बता दें, देखिए आपको बुक्स के अंदर एक नाम और देखने को मिल जाएगा जिसका नाम है अल्टमान। जिसका क्या नाम है? अल्टमान। अल्टमान भी आपको देखने को मिलेगा बुक्स में। 1886 के आसपास की बात होगी, ये बात आप समझ लो। अब देखो, इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका जो नामकरण किया है ना, तो नामकरण किया है वो किया है बेंडा ने। किसने किया है? बेंडा ने। बेंडा ने नामकरण कब किया है? 1887 में किया है। ये दो बातें आपको समझ में आ गई। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है? कोलिकर। कोलिकर आए ऑप्शन में तो कोलिकर, और अगर कोलिकर नहीं मिलता है आपको तो आपको देखने को मिलेगा अल्टमान। ठीक है, तो आपका अल्टमान भी सही हो जाएगा। ये अल्टमान की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये करीब आपको बता दें 1886 की बात है। 1886 ये बुक में आपको देखने को मिलेगा। और नामकरण, तो नामकरण आपको पता लग गया किसने? बेंडा ने। कब? 1887 में। एक क्वेश्चन 1 नंबर का और आपसे यहाँ से बन सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे? क्वेश्चन बार बार हर इंसान आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ये बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहते हैं? देखो यहाँ पे लिखा है कि भाई कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है उसका जवाब सुन लीजिए। देखो, यह ऊर्जा एटीपी के रूप में संग्रहित होती है। यह ऊर्जा एटीपी के रूप में संग्रहित होती है, इसलिए हम कोशिका को क्या कहते हैं? इसलिए हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को। इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं। इसके हम स्ट्रक्चर को समझेंगे। स्ट्रक्चर के समझने के साथ साथ इसके बारे में हम इसके फंक्शन को भी जानेंगे, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखो, सबसे पहले आप स्ट्रक्चर को समझ लो, क्योंकि आपको चित्र सहित वर्णन करने के लिए आता है। तो बेटा, आपको चित्र बनाना अवश्य आना चाहिए। ठीक है, लास्ट में मैं आपको इसका चित्र बना के भी दिखा दूंगा अगर आप चाहोगे तो। चलिए, मैं आपको यहीं पहले डायग्राम आपको कैसे करके बनाना है वैसे कर मैं समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले आप इस तरह से डायग्राम इसका बनाना है, इस तरह से। ठीक है, आप इसका इस तरह से डायग्राम बना लोगे। इसके बाद इस तरह से डायग्राम बना लेना। इस तरह से आप 2-3 बार प्रैक्टिस करना। इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बन जाएगा। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या क्या पाया जाता है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, तो समझिए। देखो बेटा, यहाँ पे आपको ध्यान से थोड़ा सा समझना है। ठीक, इधर उधर अपने दिमाग को मत भगाना, ध्यान से आप समझना, तभी टॉपिक आपके अच्छे से समझ में आएगा। चलो समझो। देखो, टॉपिक आपने देख लिया। हमारा टॉपिक जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के चित्र है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के चित्र को आप समझ लो और चित्र को बनाना सीख लो। अगर आपने चित्र को बनाना सीख लिया तो समझो थ्योरी में कुछ भी नहीं है। यही सब, ये जो आप ये देख रहे हो नॉमेनक्लेचर में माइटोकॉन्ड्रिया का है, क्या क्या पाया जाता है, यही आपको थ्योरी में फिर लिख देना है। आराम से आप बना दोगे क्वेश्चन के लिए। सिर्फ और सिर्फ इसके चित्र को समझना है। चलो समझो, चित्र को बेटा समझो। देखो, सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, सबसे पहले की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे।
देखो सबसे पहले जो है वो है आउटर मेम्ब्रेन, यानी जो आप ये बाहरी वाली लेयर देख रहे हो, ये वाली जो लेयर है बाहरी, इसी को हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बेटा, इसी को हम कह रहे हैं आउटर मेम्ब्रेन। क्या कह रहे हैं? आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन। इसके बाद देखो अंदर की साइड देखो आप, तो आउटर मेम्ब्रेन के बाद आप समझ गए, पहली जो बाहरी वाली जो लेयर है, जो सतह है, ये वाली लाइन है, ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन। इसके बाद देखो ये सेकंड नंबर पे, इसके बाद ये वाली जो आप देख रहे हो, ये वाली ये लेयर जो है ये आपकी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब अगर आप हिंदी में जानना चाहोगे तो मैं आपको हिंदी में भी बता दे रहा हूँ। देखो आउटर का मतलब है बाहरी, मेम्ब्रेन का मतलब है झिल्ली, यानी बाहरी झिल्ली। इसी प्रकार से ये है देखो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर का मतलब है अंदर, ठीक है, यानी अंता मेम्ब्रेन का मतलब झिल्ली, और आपका स्पेस का मतलब हो जाएगा, स्पेस का मतलब क्या है? अवकाश कह सकते हो इसे, यानी अंतरा झिल्ली अवकाश, ये भी बोल सकते हो। ठीक है, तो आपने क्या समझा? आपने दो चीज़ें इसमें समझ ली, आउटर मेम्ब्रेन बाहर की तरफ है, इसके बाद आपने इनर मेम्ब्रेन को समझ लिया। अब इसमें देखो जो पार्टिकल्स, ये भिन्न भिन्न पार्टिकल्स हैं इस पर टाइप के, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या भरा है? ये भरा है मैट्रिक्स। क्या भरा है? मैट्रिक्स। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये देखिए मैट्रिक्स है, समझ गए आप? ये मैं जो आप ये लाइन देख रहे हो, ये बिंदी जो मैं लगा रहा हूँ, ये मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स के बारे में समझ गए, आगे समझिए। अगला जो हमारा आगे समझिए आप, नेक्स्ट देखो इसमें इनर मेम्ब्रेन ये है। क्या है? इनर मेम्ब्रेन का मतलब है अंता झिल्ली। क्या है? अंता झिल्ली। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन का मतलब बाहर झिल्ली, अंता मेम्ब्रेन का मतलब है अंता मतलब अंदर वाली झिल्ली। ये आपका इंटर मेम्बर स्पेस था, ये वाला जो गैप है ये। ठीक है, इसके बाद देखो ये जो आपकी उंगली समान, ये इस प्रकार से डिजाइन ये देख रहे हो चित्र में, ये तो ये क्या है? ये आपकी क्रस्टी है। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया में क्रस्टी है। इसके बाद इसके ऊपर देखो इस प्रकार से कुछ लगा होगा, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो क्रस्टी है ये, और क्रस्टी के साइड से इस प्रकार से ये इसके अटैच है। ये आपके जो है वो F1 पार्टिकल्स है, जैसा कि यहाँ पे शो हो रहा है। ये क्या है? F1 पार्टिकल्स है। और देखो ये क्या है? इसमें DNA भी पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? DNA पाया जाता है, और दोस्तों इसमें RNA भी पाया जाता है। इसके साथ साथ में देखो इसमें राइबोसोम भी प्रेजेंट है। ये देखो आप राइबोसोम भी देख रहे हो। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र में आपने देखा, सबसे बाहरी है वो आउटर मेम्ब्रेन है, इसके बाद जो अंदर वाली है वो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन के बाद इंटर मेम्बर स्पेस है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, मैट्रिक्स इसके अंदर भरा है, क्रस्टी इसमें प्रेजेंट है, F1 कण पार्टिकल्स हैं, यानी F1 पार्टिकल्स का मतलब आप इसे बोल सकते हो, हिंदी में कहें तो F1 कण का बोल सकते हो। देखो इसमें DNA प्रेजेंट है और राइबोसोम प्रेजेंट है। चलो अब इसकी आप थ्योरी को कैसे लिखोगे पेपर में, ठीक है, उसको थोड़ा सा समझिए आप। चलो चलते हैं अगली स्लाइड पर। चलो देखो ये सब आपको लिखना है किसमें? कॉपी में। जब आपका सचित्र वर्णन करने के लिए आएगा तो आपको ये लिखना पड़ेगा। हमारा टॉपिक क्या था? टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे हो। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या लिखना है वो समझो आप। पहला पॉइंट आप लिखोगे, यह सूक्ष्म संरचनाएं। कैसी संरचनाएं? सूक्ष्म संरचनाएं हैं। इनकी जो लंबाई है वो 2 माइक्रोन से 5 माइक्रोन तक, तथा जो मोटाई है वो 0.5 से 2.5 माइक्रोन तक होती है। यह कोशिका का क्या है? कोशिका का घर कहलाती है। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? यह कोशिका का घर कहलाती है। अगला जो पॉइंट है वो है माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना द्विपरत के रूप में होती है। देख लो आप, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना है ये 2 परत के रूप में है। कैसे 2 परत के रूप में है इसको समझो। एक ये देखो बाहरी परत है, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन, और एक जो ये वाली जो परत है ये, तो ये क्या है? इनर मेम्ब्रेन है। तो इस प्रकार से आपने देखा
कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया की जो संरचना है वो 2 परत के रूप में होती है। इसके बीच में उभार वाली रचना भी होती है जिन्हें हम क्रस्टी कहते हैं। देखो इसके बीच में जो उभार वाली जो रचना है, ये देखो इसके बीच में क्या है, ये जो उभार वाली रचना है इसी को हम क्या कहते हैं, क्रस्टी कहते हैं। यही आपको इसमें लिखना है कॉपी में। आगे देखो आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है इन उभार वाली संरचनाओं पर बारीक कण लगे होते हैं। क्या लगा होता है, बारीक कण लगे होते हैं जिन्हें ऑक्सीसोम कण कहते हैं। ऑक्सीसोम कण कहते हैं या आप F1 कण भी कह सकते हो। देखो यहाँ पे उभार वाली जो रचनाएं हैं इन पे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो उभार वाली रचनाएं जिससे बोलते हैं क्रस्टी, इसके साइड से देखो ये F1 कण लगे हैं। ठीक है, यही आपको कॉपी में लिखना है। आगे समझो, आगे हमने आपको इसमें बताया था और दिखाया भी था चित्र में कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है और इसमें समझ लो आप माइटोकॉन्ड्रिया में 66% जो है वो प्रोटीन भी होता है और लगभग 24% आरएनए भी होता है। 0.5% अन्य पदार्थ होते हैं। यानी जो डीएनए होता है वो डीएनए सूक्ष्म मात्रा में होता है, यानी कम मात्रा में होता है। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको ये बताना है कि भाई डीएनए है, डीएनए की फुल फॉर्म क्या है। जल्दी से कमेंट करिए और कमेंट में बताइए डीएनए की फुल फॉर्म क्या है। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना। ठीक है, अगला पॉइंट समझो। अगला पॉइंट क्या है, देखो अगला पॉइंट है क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है और एटीपी का निर्माण होता है। एक पॉइंट मैंने और आपके लिए रखा है कि भाई डीएनए है, डीएनए के कारण क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं द्विगुणन की क्षमता होती है। डीएनए के कारण माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, स्वयं द्विगुणन की क्षमता होती है। इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो और अपने नोट्स बना लो। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसका नोट्स अच्छे से बना लें आप, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद देखो हम चलते हैं फंक्शन पे। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है। तो कार्य भी पेपर में पूछा जाता है, तो कार्य क्या है समझो। देखो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो मुख्य कार्य है जो आपको याद रखना है, अगर आपको एक लाइन में बात खत्म करनी है तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो कार्य होता है वो है एटीपी का उत्पादन करना। ये आपको ध्यान रखना है। जो सभी कोशिकाओं द्वारा उपयोग की जाने वाली कोशिका का मुख्य स्रोत है, एटीपी का उपयोग कोशिका की सभी आवश्यक गतिविधियों के लिए किया जाता है। ये आपको लिखना है। ये हो गया फंक्शन। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताना कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो टॉपिक है आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया। किसी भी टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं, आप चाहते हो कि कोई भी टॉपिक आपके समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताइए, हम उसी टॉपिक पे सबसे पहले आपको वीडियो बनाकर देंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।